हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ की हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए आज हम पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद कुछ इसके एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। कल भी इसकी बात हमने किया था, आज फिर से आपको क्विक रिवीजन करा देते हैं। तो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ के लिए हमने कल एक ट्रायंगल बनाया था। सपोज करिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर किया गया ABC। सबसे पहली बात, ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का वर्टेक्स का जब आप नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो वर्टेक्स का नोमेनक्लेचर एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। सपोज करते हैं कि हमने वर्टेक्स ए को यहाँ रख दिया तो वर्टेक्स बी को यहाँ रखेंगे, सी को यहाँ, यानी घड़ी की जो की चलती है उसके अपोजिट हमको लिखना होता है। ABC अगर आप B यहाँ लिख दीजिएगा तो थोड़े समय के लिए वो गलत माना जाएगा, गलत नहीं, वो गलत ही माना जाता है। हम कल A से B की तरफ जा रहे थे, B से C की तरफ जा रहे थे और A से C की तरफ जा रहे थे। हमने कल माना था कि A और B साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर A है, BC साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर B है, AC साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर C है। तो कल मैंने लिखा था देन वेक्टर AC बराबर वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। तो दिस इज द रूल which is to be used in वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। तो AC का मतलब है वेक्टर C बराबर AB का मतलब वेक्टर A प्लस BC का मतलब वेक्टर B। तो ये आ गया अपने पास वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कल सिखाया था। ये ऐसा रूल है जिसके लिए किसी दो वेक्टर का टेल एक जगह मिलना चाहिए और किसी दो वेक्टर का हेड एक जगह मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं वेक्टर B के लिए और वेक्टर C का हेड एक जगह कोइंसाइड करेगा, वेक्टर C और वेक्टर A का टेल एक जगह कोइंसाइड करेगा, वेक्टर A के हेड पे B का टेल आता है, और ये है अपने पास वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल आता है, उसके बाद इसके यानी दूसरे वाले के हेड पे तीसरे वाले का हेड जाके मिल जाता है। तो दिस इज वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ये होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको मैंने कल चेंज करके भी दिखाया था कि अगर हम C का डायरेक्शन चेंज कर दें तो A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0 हो जाता है। जो किसी भी तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ट्रायंगल लॉ का। अब इसमें इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि कल हमने इसको ऑलरेडी डिस्कशन पे लिया था। एक और यूज होता है वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए, वेक्टर को जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक ही नियम है, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। अब उसी का एक अलग केस है पैरेललोग्राम लॉ। इसी का एक और अलग केस है जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हालांकि अलग अलग कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल लॉ के अंदर ही ट्रायंगल लॉ के अलग अलग एक केसेस मान लीजिए, टाइप्स मान सकते हैं, अलग कुछ भी नहीं है। हम बनाकर आपको बता देते हैं। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। सपोज करिए यहाँ पे वर्टेक्स A है, यहाँ पे वर्टेक्स B है, यहाँ पे वर्टेक्स C है, यहाँ पे वर्टेक्स D है। ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में वर्टेक्स का नोमेनक्लेचर एंटी क्लॉकवाइज आपको करना पड़ेगा। अगर मैं A से C को मिला दूं तो ये पैरेललोग्राम के लिए ये डायगोनल हो जाएगा।
ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर ए यूज कर रहा हूँ, बी सी के लिए मैं वेक्टर बी यूज कर रहा हूँ, तब ट्रेंगल ए बी सी में ए सी लाइन को रिजल्टेंट हम कहेंगे और इसके लिए हम वेक्टर सी यूज करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ट्रेंगल ए बी सी में फिर से वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रेंगल लॉ फॉलो हो रहा है और यहाँ हम लिखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट एसी लाइन, यानी कि पैरेललोग्राम में डायगोनल एसी के लिए अगर वेक्टर सी को यूज किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम के बराबर आएगा। बिल्कुल आसान है, ट्रेंगल लॉ का ही एक अलग सा एक कंडीशन बोल दीजिए, केस बोल दीजिए, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। एडिशन करते समय केवल और केवल ट्रेंगल लॉ को ध्यान में रखिए, बाकी कोई भी लॉ हो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। अब यहाँ पे जब आप वेक्टर को ऐड कर रहे होते हैं तो एक फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो यूज किया जाता है। वो ऐसा है कि दो वेक्टर हैं हमारे पास a प्लस बी, तो दोनों वेक्टर का सम का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफ़ी टाइम यूज होता है, ध्यान में रखना पड़ेगा। a प्लस बी यानी दोनों वेक्टर को ऐड कर लिया, जो रिजल्ट आया उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो दिस मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, एक और इसका फॉर्मूला यहाँ पे है डिफरेंस के लिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इसे हम लोग ट्रेंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, जिसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने पढ़ाया था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा मैंने पढ़ाया था, Z1 माइनस Z2 दी होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस Z2, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। तो इन सबको आप एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, इन सबको हम लोग ट्रेंगल इनइक्वालिटी के नाम पे जानते हैं। दिस इज ट्रेंगल इनइक्वालिटी। तो ये है अपने पास ट्रेंगल इनइक्वालिटी, क्वेश्चन बनाते समय काफ़ी यूज होता है, तो आपको और आगे हम लेकर चलेंगे। अब जैसे मैंने कल बताया था कि अगर, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं लिख कर बता रहा हूँ। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल करें, एक केस लें हम, जैसे आपको समझना है समझिएगा। ये हमने एक ट्रेंगल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर है ए बी सी। ऐसा ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए और ए से सी की तरफ जाना चाहिए था एज पर ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अपने मन से बदल दे रहे हैं। तो ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से ए पे गए, दैट इज यहाँ पे वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रेंगल लॉ को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब नहीं करेंगे उसका क्या इफेक्ट है वो सुनिएगा। इसके लिए मैंने वेक्टर ए लिया, इसके लिए वेक्टर बी और इसके लिए अब माइनस वेक्टर सी लेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रेंगल लॉ, निगेटिव ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर आप इस माइनस सी को इधर लेकर जाएं तो ये बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये बात भी मैंने कल ही बता दिया था, आज हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको फिर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ CTM, कमिंग टू मेमोरी, आपको हर वक्त याद करके चलना पड़ेगा। अगर तीन वेक्टर हमारे पास हैं और वो तीनों वेक्टर किसी ट्रेंगल के तीनों साइड को डिफाइन कर रहे हैं, तो उस तीनों का सम अगर जीरो आ सकता है तभी वहाँ ट्रेंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रेंगल नहीं बनेगा। अगर तीन वेक्टर हैं आपके पास और वो तीनों वेक्टर ट्रेंगल के तीनों साइड को डिफाइन कर रहे हैं, तो उस तीनों वेक्टर को ऐड करने से अगर रिजल्ट नल वेक्टर आ जाए तो ट्रेंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इस बात को याद रखना पड़ेगा। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, किसी ट्रायंगल के दो साइड्स गिवन हैं, आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप एंड अगला है आई कैप प्लस के कैप, देन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड of the triangle, then find the length of the third side for this triangle। क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल के लिए दो साइड को रिप्रेजेंट करने वाले दो वेक्टर दिए गए हैं और कह रहा है कि आप बताइए कि उस ट्रायंगल में तीसरा साइड क्या होगा। कोई बात नहीं है, बनाएंगे। हमने मन में मान लिया कि लेट एक, ये जो वेक्टर आपको दिया है जो किसी एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा, इसको मैंने वेक्टर ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप एंड दूसरे वाले वेक्टर को मैंने आई कैप प्लस के कैप, ये अनदर वेक्टर हो गया, और तीसरा वेक्टर सी कैप जिसे हमें सॉल्व करना है। ट्रायंगल में तीन साइड हैं तो तीनों साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन वेक्टर हमें लेना पड़ता है। दो गिवन है, एक अननोन है जिसको मैंने सी रखा हुआ है, इसी को हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हमें पता है कि अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन वेक्टर दिए जाएं तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर इज नल वेक्टर, तो यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू नल वेक्टर के बराबर होता है। तो अगर ए में बी को ऐड कर दिया जाए तो आई कैप प्लस आई कैप 2i कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस के कैप, ए प्लस बी ऐसा आ गया, प्लस वेक्टर सी बराबर नल वेक्टर, और यहाँ से हम बोलेंगे वेक्टर सी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। तो यानी थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर अपन पास आ गया है। थर्ड साइड को जो वेक्टर डिफाइन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो वेक्टर अपने पास तैयार हो गया है। लेकिन हमारा सवाल था कि उस थर्ड साइड का लेंथ कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अब देखिए, किसी वेक्टर का लेंथ का मतलब क्या होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो उसका लेंथ होता है। तो अगर हम सी के लिए मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करें तो कल भी मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड निकालते समय आई कैप के कोफिशिएंट लीजिए उसका होल स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट लीजिए होल स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट लीजिए और होल स्क्वायर बना दीजिए, मैग्नीट्यूड निकल जाता है। तो ये 4 और 4 8 में एक जोड़िएगा 9, तो रूट 9 आया, इसका मतलब 3 यूनिट। तो थर्ड साइड का जो लेंथ आया वो 3 यूनिट आया। तो ट्रायंगल का थर्ड साइड जो हमें निकालना चाहिए था, जो हमसे पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप बोलेंगे कि यहाँ पे हम, चलो ज़्यादा नहीं, ठीक है, इसमें ट्रायंगल का थर्ड साइड आ गया 3 यूनिट, तो ये निकल गया। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे लेकर चल रहा हूँ। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सीखिए मेरे से। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, बहुत शॉर्टकट आपको बताने वाले हैं, ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। ज़्यादा टाइम उस टॉपिक पे बर्बाद करेंगे, उस टॉपिक को देंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हमको चीज़ें सीखने हैं, ज़्यादा उसका ज़रूरत है। जो चीज़ें जल्दी में हो सकता है, जिसका उतना यूज भी नहीं है, जल्दी में ही करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो डायरेक्शन रेशियो को सबसे पहले आप
शॉर्टकट में हम DRO लिखते हैं, दिस इज डायरेक्शन रेशियो। तो सपोज करिए कि एक वेक्टर ए था हमारे पास, वेक्टर ए बराबर हमने इस तरीके से नोट किया AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप, ये कोई वेक्टर था अपन पास, ये कोई वेक्टर था। तो यहाँ पे इस वेक्टर के लिए AX, AY और AZ को हम इसका कंपोनेंट बोलते हैं, इसका प्रोजेक्शन बोलते हैं, आप कुछ और नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। याद रखें किसी वेक्टर के केस में हियर AX, AY, AZ आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। किसी वेक्टर के केस में आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो कहा करते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। वेक्टर के केस में आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। इससे ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है फिलहाल। अब सुनिए डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्टकट में DCS बोलते हैं, दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से सुनिएगा। सपोज किया कि ये हमारे पास एक 3D स्पेस था, कल भी मैंने बताया था ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद ऑक्टेंट में साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, कल ये सारी बात हुई थी। दिस इज पॉजिटिव X एक्सिस, पॉजिटिव Y एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। दिस इज X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। हमने एक 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया। हम सपोज करते हैं कि इस ओरिजिन से जब हम फर्स्ट ऑक्टेंट की तरफ जा रहे थे तो एक पॉइंट मिला हमें जिसका नाम P रखा मैंने। P का कोऑर्डिनेट +X +Y +Z रखा बिकॉज पॉइंट P फर्स्ट ऑक्टेंट में एग्जिस्ट कर रहा था। मैंने जब O से P को मिला दिया तो एक वेक्टर बन गया OP, यानी पॉइंट P के लिए हमने ओरिजिन से कनेक्टिविटी ले लिया। अब ध्यान से सुनिए आप, अगर हम कहें कि ये लाइन OP X के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है तो ये बात सही है। उसी तरीके से ये लाइन Y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल बना रहा था और उसी तरीके से यही लाइन Z के पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा एंगल बना रहा था। ये लाइन है हमारे पास OP और ये लाइन OP X के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाया, Y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल बनाया, Z के पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा एंगल बनाया। तो हम लिखेंगे इसी को हियर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्शन एंगल। The angle made by a straight line with coordinate axis in anti-clockwise direction is known as direction angle। डायरेक्शन एंगल वैसे एंगल हैं जिसको हमारी लाइन ने एक्स वाई जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिएट किया था, तो अल्फा बीटा निकल गया। अब ध्यान दीजिए आप, जब अल्फा बीटा गामा पता लग जाता है तो मेरा मन है इस अल्फा के साथ कॉस लगा देंगे, बीटा के साथ भी कॉस लगा देंगे और गामा के साथ भी कॉस लगा देंगे। तो अगर सभी डायरेक्शन एंगल्स में हम कोसाइन यानी कॉस को अटैच कर देंगे देन दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। यानी डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन वैल्यू जब लिया जाता है उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। दूसरी बात, कॉस अल्फा को हम L से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को M से डिनोट करते हैं, कॉस गामा को हम N से डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। L का मतलब कॉस अल्फा, M का मतलब कॉस बीटा, N का मतलब कॉस गामा होता है।
इस एल एम एन में एक बहुत खास रिलेशनशिप है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला सुपरहिट फॉर्मूला है, काफ़ी यूज होता है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ CTM कमिंग टू मेमोरी। ये फॉर्मूला आपको हर वक्त हर हमेशा याद करके रखना पड़ेगा, चाहे आप वेक्टर पढ़ रहे हैं चाहे 3D पढ़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। फॉर्मूला बहुत काम का है, बहुत बार यूज होता है, इसमें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात कई एक बार लोग बोलते हैं कि किसी भी लाइन के लिए अच्छा, दूसरी बात, सपोज करिए कि ये हमने पॉइंट P को यहाँ लिया था। सपोज करते हैं कि एक ऐसा डायग्राम बनता x, y और ये z लाइन था। सपोज करिए यहाँ पे एक लाइन हम लेते L और इसको एक्सटेंड करने से ये L डैश लाइन बन जाता। इसको मैंने 45 डिग्री पे लिया था, ये जरूरी नहीं हम किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। अब देखिए ये L डैश लाइन x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा, y के साथ पाई माइनस बीटा बनाएगा, z के साथ पाई माइनस गामा बनाएगा। बेसिक चीज़ें हैं, ये सब हो सकता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके हम देखते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे हम ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन इस तरीके से है, अ यूनिट वेक्टर ऑफ मॉडुलस 2, a unit vector of modulus 2 is equally inclined with x and y axis. A unit vector of modulus 2 is equally inclined to x and y axis at an angle of pi by 3 रेडियन है। आगे बोल रहा है देन फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, along z एक्सिस। ये सवाल है, कह रहा है कि कोई वेक्टर है जो x और y एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, और जिस एंगल पे वो इंक्लाइंड है वो एंगल है 60 डिग्री और पाई बाई 3 रेडियन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट का है, तो z एक्सिस के साथ कितने का प्रोजेक्शन वो वेक्टर बना सकता है वो आपको बताना है। यहाँ पे हम कहेंगे सिंस L का मतलब होता है कॉस अल्फा, M का मतलब होता है कॉस बीटा और N का मतलब होता है कोसाइन गामा, जो अभी जस्ट हमने बात किया आपसे। अब कह रहा है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू बराबर है और वो पाई बाई 3 के बराबर है।
अल्फा का मतलब वेक्टर जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाएगा, तो x और y दोनों के साथ वो सेम इंक्लाइंड है, यानी दोनों का एंगल π/3 है। तो यहाँ से हम बोलेंगे जब अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा भी आपस में इक्वल होगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा भी आपस में इक्वल हो जाएगा। हम कहेंगे सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो एल के बदले आप कॉस अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम के बदले कॉस स्क्वायर बीटा यानी कॉस बीटा कॉस अल्फा के बराबर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा एन स्क्वायर मतलब कोसाइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आ गया, तो ये 2 है, दिस इज कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा बराबर 1, ये 2 रहेगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब होता है 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा बराबर 1, ये कट गया तो 1/2 आ गया। तो यहाँ से पता चला कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1/2 और कोसाइन गामा बराबर 1/√2। आप प्लस माइनस भी यहाँ देंगे तो इससे पता चला गामा का वैल्यू π/4 रेडियन आ गया, यानी जो वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में 45 डिग्री का इंक्लिनेशन करेगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये वेक्टर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना सकता है, तो हमें उसका प्रोजेक्शन बताना था। तो आपको ये बात पहले से बताया गया है कि किसी भी वेक्टर को, जैसे सपोज करिए कि वेक्टर आर है, तो किसी भी वेक्टर को उसके हम मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर आर बराबर मैग्नीट्यूड आर इंटू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कोसाइन गामा के कैप लिख सकते हैं। ये वेक्टर का रूल है, यानी कि हम इसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस वेक्टर की बात हो रही है उसके लिए मैग्नीट्यूड 2 यूनिट का है, तो आर के बदले 2 लिखेंगे। कॉस अल्फा, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/2 आई कैप, कॉस बीटा वो भी 60 डिग्री है तो 1/2 जे कैप प्लस कॉस गामा, तो कॉस गामा यानी ये आपका था कोसाइन गामा यानी कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 के कैप आ गया। अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा आई कैप प्लस जे कैप, अब यहाँ आइएगा तो ये बनेगा √2 इंटू के कैप, तो दिस इज वेक्टर आर। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो ये वेक्टर है जेड के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में √2 यूनिट का प्रोजेक्शन बनाएगा। हम लिखेंगे हेंस projection of vector along z axis is √2 यूनिट, यानी हमारा जो वेक्टर है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में √2 यूनिट का प्रोजेक्शन कट कर सकता है। देखते हैं आगे एक और सवाल करके। एक और सवाल हम करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ लेते हैं इसको, और ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर
और यहाँ पे एक वेक्टर ए आपको दिया जा रहा है। वेक्टर ए का कंपोनेंट है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एलॉन्ग एक्स एक्सिस। कह रहा है कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितने का एंगल बनाएगा, ये आप बताइए। कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये वेक्टर ए आपको गिवन है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वेक्टर ए है। हम क्या करने वाले, इस वेक्टर ए के लिए मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 6a² प्लस 2a² प्लस -3d होल स्क्वायर, सॉल्व करिए 36 प्लस 4 40, यानी 40 में 9 ऐड करिए 49 का रूट से बाहर आने पे 7 आता है। हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर बनाएंगे ए कैप। तो जब यूनिट वेक्टर ए कैप हम लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मतलब था 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन 7, ये यूनिट वेक्टर आ गया। ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 6/7i कैप प्लस 2/7j कैप माइनस 3/7k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ सुनिए, यूनिट वेक्टर के केस में, यूनिट वेक्टर के केस में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यानी कि कॉस अल्फा का वैल्यू है 6/7, कॉस बीटा का वैल्यू है 2/7, कॉस गामा का वैल्यू है -3/7। यूनिट वेक्टर के केस में आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहा करते हैं। यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू 6/7 है तो अल्फा का वैल्यू आएगा कॉस इनवर्स 6/7, दैट इज एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कोसाइन इनवर्स 6/7। ये आपके पास एंगल आया और ये एंगल रेडियन में आया हुआ है। देखते हैं आगे। अब एक हम नया क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन आप ऑलरेडी निकाल सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत सिंपल चीज़ें हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये बोल रहा है द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, the axis of coordinate are rotated about z axis. The axis of coordinate are rotated about z axis through an angle of pi/4 radian in anti-clockwise direction, कह रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस रहेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री से जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया है एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर के कंपोनेंट भी गिवन है 2 टाइम √2, 2 टाइम √2, 3 टाइम √2,
एंड 4। ये वेक्टर के कंपोनेंट हैं, आप इसको डायरेक्शन रेशियो मान सकते हैं। तो ये कंपोनेंट दिए गए हैं। आगे कह रहा है देन प्रूफ दैट component of vector in original system are, यानी ओरिजिनल सिस्टम यानी पुराने सिस्टम में -1, 5 एंड 4 इतना आना चाहिए था। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को जेड एक्सिस के अलोंग 45 डिग्री से रोटेट किया जा रहा है, घुमा दिया जा रहा है। घुमाने के बाद जो वेक्टर आ रहा है उस वेक्टर का कंपोनेंट 2 टाइम √2, 3 टाइम √2 एंड 4 यूनिट है। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि उसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके ओरिजिनल पोजीशन में यानी इनिशियल स्टेज में इस कंपोनेंट के साथ रहे होंगे। थोड़ा सा एक डायग्राम पे हम देखेंगे। सपोज कीजिए कि ऐसा अपने पास सिस्टम है, ये है अपने पास ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब देखो आप इस एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना गया 45 डिग्री से। ये एक्स एक्सिस यहाँ पे था, इसको 45 डिग्री से इधर घुमाया गया। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, एक्स एक्सिस यहाँ है तो ऊपर ही क्यों घुमाया, नीचे भी घुमा दो। देखिए लॉजिक सेंस ये है कि इस एक्सिस को घुमा करके जेड की तरफ लाना था, तो जेड एक्सिस यहाँ होता है, तो जेड एक्सिस के पास आने के दो रास्ते हैं। आप नीचे से भी आ सकते हैं, आप ऊपर से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोटेशन ऐसा करें तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो गलत है। हमें पॉजिटिव एंगल लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही हम करेंगे। तो एक्स एक्सिस को हम 45 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमारे पास एक्स डैश जो बन रहा है, एक्स डैश वेक्टर आएगा कोसाइन π/4 i कैप प्लस साइन π/4 इंटू जे कैप। ये हमारे पास एक्स डैश वेक्टर आएगा। दैट इज एक्स डैश वेक्टर आएगा 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 जे कैप। एक्स वेक्टर को, एक्स एक्सिस को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो ये पोजीशन यहाँ बनेगा, उस पोजीशन पे जो वेक्टर डिफाइन करेगा वो हमें मिल चुका है। सिमिलरली ये वाई एक्सिस है, इसको भी जब 45 से घुमाया तो वाई डैश एक्सिस मिलेगा, वाई डैश। तो वाई डैश को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वाई डैश 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ से इधर चले तो 45, 135 डिग्री का एंगल बना, यानी कोसाइन 135 डिग्री आई कैप प्लस साइन 135 डिग्री इंटू जे कैप। ये हमारा वाई डैश का पोजीशन आएगा यहाँ से। अब देखिए कॉस 135 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोसाइन π-π/4 इंटू आई कैप प्लस साइन π-π/4 यानी 3π/4 को हमने ब्रेक कर दिया एलाइड एंगल फॉर्मूला जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया होगा, इसके हेल्प से ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है, इसका आंसर -1/√2 आई कैप। साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन 45 बन गया, जिसका मतलब है 1/√2 जे कैप। हमारे पास वाई एक्सिस को रोटेशन करने के बाद, वाई एक्सिस को रोटेशन करने के बाद जो नया वेक्टर बना वो ये बन गया।
दूसरी बात, आप कहोगे जेड को भी रोटेट करेंगे क्या? तो जेड को क्यों रोटेट करेंगे? एक्स को रोटेट करके जेड की तरफ आना था, वाई को रोटेट करके जेड की तरफ आना था, अब जेड को रोटेट करके किसके तरफ जाएंगे? अगर किए तो गलत हो जाएगा, जेड को कुछ नहीं करना है। तो हम कहेंगे सो वेक्टर आर सपोज कर लीजिए, आर मतलब सबका सम, सबका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, देखिए ये एक्स डैश है, तो जब नया वेक्टर आपका बन रहा है तो उसका कंपोनेंट है 2√2, तो 2√2 एक्स डैश प्लस 3 टाइम √2 वाई डैश प्लस 4 टाइम, यहाँ पे हम डायरेक्ट जेड लिखेंगे, जेड लिखेंगे क्योंकि जेड को तो हम रोटेट कर ही नहीं रहे हैं, तो जेड जैसा इनिशियल पोजीशन में था वैसा ही फाइनल पोजीशन में रहेगा, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए ये 2 टाइम √2 रहेगा, एक्स डैश का वैल्यू ये था आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 प्लस 3 टाइम √2 वाई डैश, तो वाई डैश का पोजीशन आया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 प्लस ये 4। अच्छा, अब यहाँ जो जेड है तो जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है? तो के कैप होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट के कैप भी दे सकते थे, हमने जेड लिखा था उससे कोई इशू अपने को नहीं है, इसके साथ ये कटेंगे, इसके साथ ये कटेंगे, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप यहाँ पे प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप आता है। अगर इस वेक्टर को सॉल्व कर दिया जाए तो 2 आई कैप से 3 आई कैप निकल गया, माइनस आई कैप, 2 जे कैप में 3 जे कैप ऐड करेंगे तो ये 5 जे कैप आएगा और लास्ट में आएगा 4 टाइम के कैप। तो अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा जो हमारे पास नया वेक्टर आया है, इस वेक्टर के लिए कंपोनेंट -1, 5 एंड 4 है, और ये -1, 5, 4 जो हमको डिफाइन करेगा ये उस वेक्टर का इनिशियल कंडीशन में जो कंपोनेंट रहा होगा उसको ये डिफाइन करके बता रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से देखिए, बने रहिए। एक क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है अ मैन इज ट्रेवलिंग, अ मैन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अ मैन इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एट 8 किलोमीटर पर आवर्स। कोई पर्सन है जो ईस्ट डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। आगे क्वेश्चन की कंडीशंस इस तरीके से हैं, इट सीम्स टू ब्लो विंड फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्टली, it seems to blow wind from north directly। आगे बोल रहा है on doubling the speed he found
he found that winds blow from नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी NE डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड फ्लो कर रहा था। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विंड। ये सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। क्वेश्चन है कि ईस्ट के डायरेक्शन में कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा था 8 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से। ट्रेवलिंग करते समय उसको ये अनुभव हुआ, पता चला कि नॉर्थ डायरेक्शन से डायरेक्ट हवा आ रहा है। ऐसा होने के बाद उसने अपने स्पीड को डबल कर दिया। जैसे ही ये स्पीड डबल किया तो उसको ये पता चलने लगा कि जो विंड है, हवा है, वो जो विंड है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से आ रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए कि विंड की वेलोसिटी कितनी रही होगी। कोई बात नहीं है, अच्छा सवाल है, आइए बना रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम पे हम समझेंगे। ये है अपना पास ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वेक्टर के केस में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ईस्ट बोलते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस को वेस्ट बोलते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस को नॉर्थ बोलते हैं, निगेटिव वाई एक्सिस को साउथ बोलते हैं। ओरिजिन तो ओरिजिन रहता है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपका जो पर्सन है वो ईस्ट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, यानी इस पॉइंट ओ से चल करके इस डायरेक्शन में वो जा रहा था। अब उसका स्पीड था 8 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब वो एक्स एक्सिस यानी ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड 8 आई कैप यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज ईस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। ओके, उसने बोला कि जब वो इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया था तो उसको ये बात पता लगा कि नॉर्थ डायरेक्शन से विंड आ रहा था, ईस्ट डायरेक्शन से। ध्यान से देखिए, मैंने एरो मार्किंग किया है। वेक्टर को ऐड सबट्रैक्ट वेक्टर कैलकुलेशन करते समय एरो का खास मतलब होता है। अगर एरो को समझने में, लिखने में, समझने में, देखने में अगर आप गलती करते हैं तो फिर गलती बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस डायरेक्शन से विंड आ रहा था, ये हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट था। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि जब वो स्पीड को डबल कर दिया तो उसको पता चला कि विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा था। तो अब हमें बताना है कि विंड की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, जो भी है वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड नहीं निकालनी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आप एक रिलेटिव वेलोसिटी जानते होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी फिजिक्स का टॉपिक होता है और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि दो बॉडी अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के वेलोसिटी को ऐड करने से रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाता है। अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो दोनों के वेलोसिटी को माइनस कीजिए तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाता है। हम कहेंगे यहाँ पे velocity of wind relative to man, velocity of wind relative to man is equal to actual velocity of wind minus velocity of man। देखिए, विंड का जो वेलोसिटी है वो मैन के रिलेटिव अगर निकाल रहे हैं हम, तो उसको निकालने के लिए विंड के एक्चुअल वेलोसिटी से मैन के वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाएगा तो वो रिजल्ट आ जाता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। हम कहने वाले यहाँ पे इस तरीके से हैं, हियर एक्चुअल वेलोसिटी
हियर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रहा था, फर्स्ट ऑक्टेंट कहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहिए, दोनों में से आप जो समझे अच्छा है। इस डायरेक्शन से जब विंड आया तो उसमें एक्स कंपोनेंट भी था, वाई कंपोनेंट भी था। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट केस की बात करें आपसे हम, फर्स्ट केस फर्स्ट कंडीशन, आपको जो अच्छा लगे समझ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि विंड डायरेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा था। जब हमारा नॉर्थ डायरेक्शन से विंड आएगा तो ये हवा, ये विंड किसी न किसी स्पीड के साथ आएगा, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ आएगा। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगर वेक्टर ए बी का सॉल्यूशन कभी आप करें तो इसका मतलब होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट के फॉर्मूले से सॉल्यूशन करना होता है। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू मैन, सपोज करिए कि इस डायरेक्शन से जो वेलोसिटी है आपके पास वह पी जे कैप और माइनस मिलेंगे। हवा इस रास्ते से आकर सपोज करिए यहाँ तक आ रहा था, तो इस ओरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, तो इससे उसको माइनस कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। मैंने मन में मान के रखा है कि P मैग्नीट्यूड के साथ विंड उधर से फ्लो कर रहा था और डायरेक्शन उसका जे कैप है, उसको वेक्टर नोटेशन के हेल्प से, वो वेक्टर मेथड से वो माइनस साइन ले लिया। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड, किस विंड स्पीड से आया, तो माइनस पी जे कैप बराबर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो जो मैन था वो 8 आई कैप के स्पीड से ट्रेवलिंग कर रहा था। आगे लिख देखते हैं, इसका मतलब है माइनस पी जे कैप बराबर एक्स माइनस 8 आई कैप प्लस वाई टाइम जे कैप। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, तो आई कैप का कोफिशिएंट इधर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा x माइनस 8 का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 8 मालूम पड़ा। y कैप का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू माइनस पी के बराबर आएगा। तो यहाँ से इतना रिकॉर्डिंग हमें मिल गया, ये डेटा हमें मिल गया, इसका यूज करेंगे थोड़े समय बाद। सेकंड कंडीशन अब देखेंगे, तो सेकंड कंडीशन में ये बात कहा गया, जब पर्सन ने अपने स्पीड को डबल कर दिया था उस वक्त विंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने लगा था। तो जब पर्सन अपने स्पीड को डबल कर दिया है तो विंड नॉर्थ, तो जो आपका विंड है वो कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी उस डायरेक्शन से आ रहा है तो उसमें आई कैप भी होगा और जे कैप भी होगा। हम यहाँ लिख देते हैं कि Q मैग्नीट्यूड से विंड उधर से आएगा, तो जब Q मैग्नीट्यूड से आया तो Q इंटू आई कैप प्लस जे कैप और यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, वेक्टर के मेथड में इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कैसे बनाते हैं, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को जब माइनस करिएगा तभी कोई वेक्टर निकलता है। तो यहाँ तो फाइनल में ओरिजिन है तो जीरो से उसको माइनस किया तो माइनस क्यू इंटू आई कैप प्लस जे कैप, उस वेलोसिटी से विंड आएगा। इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये पहले वाले इक्वेशन, सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन था तो यहाँ पे रख दिया इज इक्वल टू, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड फिर से वही है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो सेकंड कंडीशन में वेलोसिटी डबल किया गया था तो 16 और मैन तो ट्रेवल एक्स एक्सिस पे ही कर रहा था तो 16 आई कैप। इसका मतलब था माइनस क्यू आई कैप माइनस क्यू जे कैप बराबर एक्स माइनस 16 आई कैप प्लस वाई टाइम जे कैप। अब यहाँ से हम कहने वाले, ध्यान से सुनिए, यहाँ से आई कैप के कोफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं तो
x माइनस 16 का वैल्यू माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। एंड इस x के बदले क्या रख सकते, 8 रखना है। तो 8 से 16 गया तो -8 बराबर माइनस क्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो q का वैल्यू 8 आ गया। सिमिलरली y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू आएगा माइनस क्यू, तो माइनस ये रहेगा और q के जगह पुट कर दीजिए 8, तो y भी निकल गया, x भी निकल गया। हम कहेंगे सो वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू 8 आई कैप और y का वैल्यू -8 है, तो -8 टाइम जे कैप, 8 अगर कॉमन करना है तो आई कैप माइनस जे कैप, तो दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ विंड। इसी विंड स्पीड वेलोसिटी के साथ विंड फ्लो करेगा, कहाँ से फ्लो करेगा, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड फ्लो करेगा। ये रिजल्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ओके, देखिए आगे। अब अगला एक हम कॉन्सेप्ट यहाँ लर्न करने वाले हैं, आपको बताने वाले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको समझिए। टॉपिक का नाम है वेक्टर एलोंग, टॉपिक का नाम है वेक्टर एलोंग एंगल बाइसेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर एलोंग एंगल बाइसेक्टर, इतना ही है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि एक ऐसा वेक्टर हमको निकालना है, सॉल्व करके देना पड़ेगा जो किसी दो वेक्टर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। हमें एक ऐसा वेक्टर का इक्वेशन निकालना पड़ेगा जो किसी दो वेक्टर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है। तो ये कैसे बनेगा, इसके बारे में आज हमें पढ़ना पड़ेगा और इसी पे क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए इतना ही रहेगा, आइए समझते हैं। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक 2D प्लेन है, 2D प्लेन है और यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, एक पैरेललोग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि फिगर ज़्यादा गंदा हो जाएगा। सपोज कीजिए एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमने नाम रख दिया ए, दिस इज पॉइंट ए, यानी वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसका नाम ए रख लिए। हम ए से चल के इधर गए तो यहाँ बी मिल गया, यहाँ सी मिल गया, यहाँ पे डी मिल गया, ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे हम इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं, तो ये डायगोनल AC मिल गया। यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम बता देते हैं कि पैरेललोग्राम के लिए जो डायगोनल AC है, ये डायगोनल इस एंगल यानी AD और AB के एंगल को बाइसेक्ट करे, ये एक जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, रिजल्टेंट AC है, ये AB और AD लाइन के एंगल को बाइसेक्ट करे, ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए रोम्बस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसका जो डायगोनल होता है उसके उसके जो दो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, दो एडजेसेंट साइड हैं, उसके एंगल को वो बाइसेक्ट करता है। तो हम इस तरीके से एक नया इसमें पॉइंट मार्क करते हैं, ये हो जाएगा B डैश
और इधर हम एक ले लेते हैं डी डैश, कोई पॉइंट सपोज करिए ऐसा रहेगा, और इसके हेल्प से हम एक इसमें रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इस पर नहीं जाना है। अब यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया। अब यहाँ से इसका जो ये डायगोनल है, ये जो डायगोनल मैं डार्क लाइन से दिखा रहा हूँ, ये AD डैश और AB डैश के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये जो रिजल्टेंट लाइन ये दिख रहा था, ये इसके एंगल AD डैश और AB डैश को ये बाइसेक्ट करेगा। तो अब इसी एंगल, यानी ये जो वेक्टर बना, सपोज करिए कि यहाँ पे वेक्टर C डैश है, तो इसी वेक्टर C डैश के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेशन हम करते हैं। सपोज किया लेट कि अपने पास AB लाइन, यानी AB लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वेक्टर A लिया था, एंड AD लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेक्टर B लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, लाइन AB के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेंगे। तो लाइन लिखेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन AB। तो AB के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी A अपॉन मॉड A। उसी तरीके से यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन AD। तो AD के तरफ एक यूनिट वेक्टर जब लिखना पड़े तो B वेक्टर था उसका, और उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। तो हम कहेंगे सो C डैश इज डायगोनल, C डैश इज डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस which bisects angle between the line, C ही बोलिए, C डैश का जरूरत नहीं है, इसको हम C ही बोल सकते हैं क्योंकि दूसरा C लिया नहीं था। एंगल बिटवीन द लाइन AD एंड द लाइन AB। ध्यान से देखिएगा, AB लाइन और AD लाइन दोनों सेम है, तो अगर कहीं AD डैश लिखा मिले और AB डैश और AD डैश लिखा मिले तो दोनों सेम है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर C बराबर A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा लगा सकते हैं क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टाइम हम लिख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा हम कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो यूनिट वेक्टर हमने लिया था A कैप था, और ये जो यूनिट वेक्टर लिया था ये B कैप था। तो जब ये B कैप था तो ये भी तो B कैप हो गया ना। तो अगर आप ट्रेंगल, इसका नाम P रख लीजिए AP, और इसका नाम अगर आप चाहें तो इसको B डैश रहने दीजिए, AB डैश P में ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएंगे तो वेक्टर C का वैल्यू A कैप प्लस B कैप के बराबर आ जाएगा। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, A कैप प्लस B कैप के बराबर आ गया, और इसमें हमने लैम्डा लगा दिया कि लैम्डा टाइम्स हम करके निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। दो वेक्टर्स के लिए, यानी दो लाइन के बीच के एंगल को अगर कोई तीसरी लाइन बाइसेक्ट करके जा रही है तो उसको लिखने का तरीका है द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू, यानी जो बाइसेक्ट कर रहा है वो इक्वल होगा लैम्डा टाइम जिस दोनों को बाइसेक्ट किया गया है उसका यूनिट वेक्टर प्लस इसका यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हम निकाल सकते हैं। सपोज करिए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, यानी इधर से कोई आके बाइसेक्ट कर रहा होता है तो उसके लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एक्सटर्नल
फॉर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में फॉर्मूला वही रहता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस लगा देंगे केवल बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो अगर इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करा रहे हैं तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर एक्सटर्नल एंगल से बाइसेक्ट हो रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, केवल माइनस का ही फर्क है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, यहीं लिख देते हैं एग्जाम्पल, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 4j कैप, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। आगे बोल रहा है वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस ट्वाइस k कैप। ये वेक्टर ए और बी हो गया। बोल रहा है डिटरमाइन the vector c, determine the vector c along internal angle bisector, along internal angle bisector। हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्ट कराना है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए and vector b such that magnitude of vector c is equal to 5 टाइम √6। अब ये सवाल है, यहाँ पे एक वेक्टर a और वेक्टर b गिवन है आपके पास, कह रहा है कि एक नया वेक्टर c को आप डिटरमाइन कीजिए, फाइंड करके लाइए। वो वेक्टर c ऐसा होगा जो a और b के इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 टाइम √6 के बराबर होगा। तो साफ साफ नज़र आ रहा है ए और बी के बीच वाले एंगल को इंटरनली हमें बाइसेक्ट कराना है। तो जब इंटरनली हम बाइसेक्ट कराने वाले हैं तो हमने फॉर्मूला लिखा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कि वेक्टर सी बराबर लैम्डा टाइम ए कैप प्लस बी कैप। तो वेक्टर सी बराबर लैम्डा टाइम वेक्टर ए के लिए हमें यूनिट वेक्टर देना है। तो ध्यान से देखिए 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएंगे 32। तो 9 में 2 जोड़ दीजिए 11 बनेगा ये, और ये 8, 81 का रूट यानी कि 9 आ गया, प्लस वेक्टर बी के लिए यूनिट वेक्टर तो माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस ट्वाइस k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड का मतलब 3 होता है, इससे डिवाइड कर दिया। हमने वेक्टर c को a कैप और b कैप के सम से एक्सप्रेस कर दिया, तो ये आया लैम्डा, एलसीएम ले लीजिए 9 होगा, तो दिस इज 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, यहाँ आएगा प्लस, आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शनल एडिशन 3 आएगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस ट्वाइस k कैप, ये ऐसा आ गया। इसे अगर सॉल्व करें तो ये लैम्डा बाई 9 तो रहेगा, 7i कैप से ये 6i कैप निकल गया, केवल i कैप रहा, 4j कैप से माइनस 4j कैप माइनस 3j कैप, ये आ गया माइनस 7j कैप। सिमिलरली माइनस 4k कैप और प्लस 6k कैप, तो ये हो जाएगा ट्वाइस k कैप। तो यहाँ तक बन गया, और ये क्या था, तो ये था वेक्टर c। तो वेक्टर c तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे जो लैम्डा मैं ले रहा था, इस लैम्डा के बारे में जो सुन लीजिए, इस लैम्डा को सॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चन में एक पार्टिकुलर कंडीशन दिया जाएगा जिसकी वजह से ये लैम्डा सॉल्व आउट हमेशा हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व कर देते हैं इसको कैसे। हम कहेंगे
सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाई 81, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 4 और इन सब का रूट। सी का मैग्नीट्यूड हमने लिया तो बाहर आ गया लेमडा बाई 9 और इस रूट के अंदर रहेगा 50 + 4 54 रहेगा। तो ये मैग्नीट्यूड सी निकल गया। अब सी का जो मैग्नीट्यूड 5√6 के बराबर है, यानी यही वैल्यू 5 टाइम √6 के बराबर है। तो इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए, देखिए लेमडा बाई 9 तो ठीक है, इसका मतलब होता है √9, मतलब 9 × 6 बराबर 5 टाइम √6। तो इसे हम लिखेंगे लेमडा अपॉन √9 इंटू √9 इंटू यहाँ √9 यहाँ √6 बराबर 5 टाइम √6 से ये √6 कट गया, √9 से ये कट गया। तो यहाँ पता चला लेमडा अपॉन √9 बराबर 5 और लेमडा बराबर √9 इंटू 5। अगर स्क्वायरिंग कर, बस लेमडा का वैल्यू ही तो निकालना था, लेमडा निकल गया। जब लेमडा निकल गया तो उस लेमडा को लाकर यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रख दीजिए, तो लेमडा के जगह जैसे आप √9 यहाँ रखेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन √9 और ये आ जाएगा आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप, ये आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए वेक्टर सी निकालने के लिए कहा गया था, वेक्टर सी का कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। तो वेक्टर सी यहाँ पे निकल गया। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है फाइंड, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कह रहा है फाइंड लेमडा का हो जाएगा 25, 9 टू 225 15, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर सी, क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर सी। एक यूनिट वेक्टर हमें सी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है इफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस है यहाँ, इफ दिस वेक्टर एंड एक नया वेक्टर और लेना होगा, इफ दिस वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन, if this vector bisects the angle between vector C and 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap, उसी फॉर्मूले पे सेट करना है। एक और बात आपको मैं यहाँ क्लियर बताना चाहता हूँ कि जब तक एक्सटर्नल एंगल का नाम नहीं यूज करे क्वेश्चन, तब तक हम इंटरनल एंगल मानकर ही बाइसेक्ट कराना कोशिश करते हैं। तो ये सवाल आप ध्यान से देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर सी निकाला जाए जिसके लिए ये वाला वेक्टर सी और इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। आइए, तो वेक्टर सी मालूम नहीं है, तो मैंने मन में मान लिया कि वेक्टर सी बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सी एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, दैट इज √x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर बाइसेक्ट करता है उसको इधर लिखते हैं। सो बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर लेमडा टाइम सी कैप वेक्टर प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, यानी कि किसका किसका एंगल बाइसेक्ट हुआ, तो वेक्टर सी और इसका एंगल बाइसेक्ट हुआ, तो सी के एलोंग यूनिट वेक्टर, इसके एलोंग यूनिट वेक्टर मैंने लिख दिया। देख लीजिए, तो ये बन गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप
माइनस के कैप बराबर लैम्डा टाइम, अब सी कैप का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड ये वाला, तो उसका वैल्यू 1 हो गया, नहीं लिखेंगे, प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन कितना 5। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, यहीं लिख लेते हैं, लैम्डा रहेगा अपॉन 5, एलसीएम लेकर लिखेंगे तो 5x प्लस 3i कैप, देखिए 5x आई कैप प्लस 3i कैप प्लस 5y प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 5 टाइम जेड इंटू के कैप। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस 5 को इधर ले लीजिए तो ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस 5i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5 टाइम के कैप, यहाँ पे लैम्डा है। अब यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा आपको, आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब इक्वेट आप करेंगे तो हम लिख देते हैं -5 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 5x प्लस 3। अगर आप सॉल्व करें तो -5 बाई लैम्डा -3 और इधर रहेगा 5x। अगर सॉल्यूशन किया जाए तो ये बन जाएगा -5 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा बराबर x का वैल्यू यहाँ मिल गया, चेक कर लीजिए, -5 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा, x निकल गया। सिमिलरली 5 y को जे कैप कोफिशिएंट लेंगे तो 5 बराबर लैम्डा इंटू 5y प्लस 4, जे कैप का कोफिशिएंट 5 है, जे कैप का कोफिशिएंट इतना है, यहाँ से 5 अपॉन लैम्डा -4 इंटू 1/5 करें तो y का वैल्यू आता है, इसको अगर सॉल्व कर दें हम तो 5 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 5 लैम्डा, ये वैल्यू y के बराबर आ गया। सिमिलरली z के लिए हम फाइंड करेंगे तो z का कोफिशिएंट इधर है -5, सॉरी के कैप का कोफिशिएंट दोनों तरफ लीजिए तो उधर आ जाएगा 5z, ये कट गया तो z का वैल्यू -1, सॉरी यहाँ पे लैम्डा भी लीजिए तो z का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू -1 बाई लैम्डा, XYZ निकल गया। तो XYZ निकल गया तो अब इससे क्या मिलेगा वो सीखिए। हमने यहाँ पे एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, सिंस x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू 1 था, तो अगर x² हम करें यहाँ पे तो 5 प्लस 3 लैम्डा दी होल स्क्वायर अपॉन 25 लैम्डा स्क्वायर। अब ये मत सोचिए कि माइनस कहाँ गया, स्क्वायरिंग में सब खत्म हो गया, प्लस y², तो y² का मतलब 5 माइनस 4 लैम्डा दी होल स्क्वायर अपॉन 25 लैम्डा स्क्वायर, z² का मतलब प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यू 1 था। हर जगह एलसीएम लेंगे, अब तो देख लो हर जगह एलसीएम लेने से रिजल्ट आ जाएगा 25 लैम्डा स्क्वायर, तो इसको ओपन ही कर देते हैं तो a² प्लस b² यानी 9 लैम्डा स्क्वायर 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 30 लैम्डा प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab करेंगे तो ये 40 लैम्डा आएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट 25, इधर 1 है, इधर हम लिख देते हैं। देखिएगा क्या बना हमारे पास, 25 प्लस 25, 50, 50 में 25 ऐड कर दीजिए 75 आ गया, 9 लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर यहाँ आ गया। लैम्डा वाले टर्म देख लीजिए, 30 लैम्डा से 40 लैम्डा निकल रहा है
तो यहाँ आ गया -10 लेमडा, बाकी अब कुछ भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गया 25 लेमडा स्क्वायर। मेरे ख्याल से बातें एकदम क्लियर हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। 25 लेमडा स्क्वायर कट गया तो यहाँ बन गया 75 बराबर 10 लेमडा, और यहाँ से पता चला लेमडा का वैल्यू 75/10 है। तो अगर इसे कैंसिल किया जाए तो 5 से यहाँ 2 आ जाएगा, 5 से यहाँ 15 आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू निकल गया। जब लेमडा का वैल्यू निकल गया तो यहाँ आइए और एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक्स का वैल्यू है -5 -3 इंटू लेमडा यानी 15/2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लेमडा यानी 15/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ ये -10, ये हो गया -10, -10 से 45 गया तो -55, और नीचे कितना है तो 75 आ गया। चाहे तो इसको कैंसिल कीजिएगा। y का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो y का वैल्यू निकालने के लिए 5 - 4 लेमडा अपॉन 5 लेमडा है। तो अगर इसको हम यहाँ यूज कर लें तो 5 - 4 लेमडा का वैल्यू आ चुका है 15/2 अपॉन 5 इंटू 15/2। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, 10 से 60 माइनस कीजिए तो -50 आएगा और नीचे 75 आएगा। ये y का वैल्यू है, कैंसिल ये भी हो जाएगा। z का वैल्यू देखो -1 लेमडा है, यानी लेमडा का रेसिप्रोकल, तो लेमडा का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/15 माइनस में। सो हमें क्या निकालना है, वेक्टर c। तो वेक्टर c बराबर xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स वाई जेड मालूम है यहाँ रख दीजिए, रिक्वायर्ड वेक्टर निकल गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।